हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग टेक्सटाइल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल के मैंने उन कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं या आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि रेशे का वह गुण, ठीक है, कौन सा गुण पूछा गया है। यदि हम रेशे को दबाएंगे, ठीक है, दबा देने के पश्चात उसे यदि हम छोड़ देंगे तो छोड़ देने पर वो अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। जैसा वह रेशा था वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा कौन सा गुण होता है? ऑप्शन है लोचमयता, मजबूती, प्रतिस्कंदता या अवशोषकता। तो यहाँ पर देखिए अवशोषकता तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। मजबूती को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर लोचमयता और प्रतिस्कंदता बचता है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम व्याख्या में एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए लोचमयता क्या होती है। लोचमयता का अर्थ होता है कि तंतु को किस सीमा तक बिना टूटे खींचा जा सकता है कि वह पुनः अपनी स्थिति में लौटता है या नहीं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी फैब्रिक, जो भी कोई फैब्रिक है या तंतु है, उसको हम खींचेंगे और कहाँ तक वो बिना टूटे खींचा जा सकता है। तो ये स्थिति लोचमयता कहलाती है कि वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है बिना टूटे। प्रतिस्कंदता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को दबाने या तोड़ने या फिर खींचने पर वह अपनी पूर्ववत स्थिति में किस सीमा तक लौटता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर प्रतिस्कंदता हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस सीमा तक बिना टूटे उसे खींचा जा सकता है कि वो पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आएगा, और प्रतिस्कंदता की वस्तु को दबाने या तोड़ने या खींचने पर वह अपनी पूर्ववत स्थिति में किस सीमा तक लौटता है, ये चीज यहाँ पर देखी जाती है। जैसे कि कोई वस्त्र है, यदि वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि वो किस सीमा तक वापस वहां पर आया है वस्त्र और कितना वो सिकुड़ा है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? प्रतिस्कंदता कहलाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। तो अजरक एक प्रिंट है, ठीक है, तो उसी का यहाँ पर सही क्रम पूछा है। तो गोंद लगाना, मायरोब्लम में रंगना, कपड़े को धोना, काले रंग को लगाना, इंडिगो में रंगना, फिटकरी को लगाना। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। तो इसको हम यदि सीक्वेंस में लगाएं तो इसका कौन सा सही होगा? एक मिनट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यदि हमें अजरक प्रिंट उस पर करना है तो सबसे पहले हम कपड़े को धुलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? कपड़े को धुलेंगे। सबसे पहली वाली प्रोसेस ये आ जाएगी आपकी। फिर क्या करेंगे? उसको मायरोब्लम में रंगेंगे। रंगने के बाद क्या करते हैं? उससे गोंद उस पर लगाते हैं। ठीक है, गोंद लगाने के बाद क्या करते हैं? उस वस्त्र को काले रंग में रंगते हैं। काले रंग में रंगने के बाद फिटकरी को लगाते हैं और फिर उस पर इंडिगो जो है रंग वो लगाते हैं। इंडिगो हो गया या फिर जो भी, जैसे टर्मरिक हो गया, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है अजरक प्रिंट में। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो देखिए अजरक प्रिंट जो होती है ये कहाँ की है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अजरक प्रिंट गुजरात की है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए अजरक प्रिंट कहाँ की है तो आपको बताना है गुजरात। यदि ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आपको लगाना है राजस्थान, और यदि दोनों ही आपको मिले तो आप गुजरात को यहाँ पर सही टिक कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि गुजरात, जैसे गुजरात का है अजरक प्रिंट तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी वो प्रिंट पाया जाता है, यानी कि वहाँ से प्रिंट के बने वस्त्र वहाँ पर भी पहने जाते हैं या प्रिंट की छपाई वहाँ पर होती है। तो इतना आप याद रखिएगा। यदि आपको गुजरात ना मिले तो आप राजस्थान को करिएगा, वरना आप गुजरात को ही यहाँ पर सही मानिएगा, क्योंकि दोनों में ही अजरक प्रिंट जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो अजरक प्रिंट होता है गुजरात का है। ठीक है, इसमें लाल वह नीले रंग का अधिक प्रयोग होता है। जो यहाँ पर कपड़ा यूज होता है, जो जिस पे भी प्रिंट किया जाता है वो लाल या नीले रंग का होता है।
ठीक है। ज़्यादातर जो कपड़े देखे जाते हैं लाल और नीले रंग के होते हैं और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, इंडिगो हो गया, इन सभी रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने समझ लिया। इसकी प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, सही क्रम किस तरीके से हम अजरक प्रिंट जो है वो करते हैं वस्त्रों पर। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़े मोती बनाता है वह कहलाता है, कौन सा वस्त्र कहलाता है वो। तो ये जो क्वेश्चन था बुक में, जो यूथ कंपटीशन का बुक जो है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत हैं, तो आप एक बार जब भी उस बुक को पढ़िएगा तो उसमें उसके आंसर एक बार आप बुक से चेक कीजिए या गूगल से सर्च कीजिए, तो इस तरीके से वहाँ पर उनको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़े मोती बनाता है तो वह कहलाता है, कौन सा वस्त्र कहलाता है, सूती, रेशमी, ऊनी या पॉलिस्टर, कौन सा वस्त्र कहलाएगा। तो ये जो आपका वस्त्र कहलाएगा ये पॉलिस्टर का वस्त्र कहलाएगा। जब भी हम किसी वस्त्र पे दहन परीक्षण करते हैं, वस्त्र को जलाकर हम देखते हैं ये जानने के लिए कि वो वस्त्र कैसा है, तो ये जो आपका परीक्षण कहलाता है, जिसमें यदि वस्त्र सिकुड़ता है और कड़े मोती के समान राख बनाता है तो ये वस्त्र आपका पॉलिस्टर कहलाता है। इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं व्याख्या में। तो यदि हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ऊन की यदि बात करें तो ऊन सबसे पहले क्या होगा, सुलगेगा, वो सुलगता है थोड़ी धीमी टिमटिमाने वाली ज्वाला के साथ, किनारे जो हैं उसके घुंघराले हो जाते हैं। जब भी आप जला के ऊन के रेशे को देखेंगे तो उसके किनारे कैसे हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। भुरभुरी गहरे रंग की उसकी राख होती है, उसे आसानी से आप मसल सकते हैं, ठीक है। जलते हुए पंख या बालों जैसी रेशम से तीक्ष्ण गंध उसमें होती है। रेशम की यदि बात करें, सुलगता है, कठिनाई से जलता है, इसमें ज्वाला नहीं निकलती है, ठीक है, इसमें ज्वाला नहीं निकलती है। गोल, भुरभुरी, चमकीले काले मनके जैसी आसानी से मसली जा सकने वाली राख होती है और जलते हुए पंख या बालों जैसी इसमें गंध होती है, ठीक है। वहीं सूती की यदि बात करें, सूती वस्त्र जो होता है सबसे पहले झुलसता है, तेजी से जलता है, क्योंकि कॉटन जो होता है वो बहुत तेजी से आग को पकड़ता है, जलता है, जलने के बाद चमक रहती है और ये पीली ज्वाला देता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीली ज्वाला कौन सा रेशा देता है, तो कौन सा देता है, कॉटन यानी सूती वस्त्र देता है। इसकी जो राख होती है वो कैसी होती है, चिकनी ग्रे रंग की, पंख के समान इसकी राख होती है और जलते हुए ये कागज जैसी गंध देता है, ठीक है। पॉलिस्टर जो है ये ज्वाला से गलता है, वह सिकुड़ता है। इसमें देखिए पूछा गया है कौन सा वस्त्र सिकुड़ता भी है, दो विशेषता इसमें कही गई है, कौन सा वस्त्र सिकुड़ता भी है और कड़े मोती भी बनाता है। तो ये जो दोनों विशेषताएं पाई गई हैं ये पॉलिस्टर में पाई गई हैं। इसमें क्या होता है, ये सिकुड़ेगा वस्त्र, ठीक है, पिघलता है, धीमे धीमे जलता है और कड़े काले मोती के समान राख और मीठी गंध इसकी होती है। तो दोनों ही आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि पॉलिस्टर में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। यहाँ पर आप रेशे कर लीजिएगा इसको, ठीक है। रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। कंघी करना, खेती करना, खोलना एवं आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पुन्नी बनाना या धुनना। तो ये इसको आपको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यदि हमें कपास का सही उत्पादन क्रम की यदि हमें बात करनी है या कपास से रेशे प्राप्त करने हैं या वस्त्र बनाने तो सबसे पहले क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है। खेती करने के बाद क्या करते हैं, इसमें दूसरा प्रोसेस क्या आएगा, खेती करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास बिनौले हैं उनको निकालेंगे, गांठ बांधेंगे, यानी गिनिंग प्रोसेस आता है। ये मैं यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ जो यहाँ पर दिए हुए हैं सीक्वेंस में, बाकी तो अलग प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको व्याख्या में बता दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खेती करेंगे, फिर बिनौले निकालना और गांठ बांधना आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको खोलना वह आपस में मिलाना यानी ब्लेंडिंग, ओपनिंग और इसमें क्लीनिंग भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको धुलना यानी कार्डिंग प्रोसेस करेंगे। कार्डिंग प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे, कंघी करना, कंघी करने के बाद क्या करेंगे, उसमें पुन्नी बनाना और फिर उसकी कताई करना। इसको यदि हम व्याख्या में देखें, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें आपका। तो इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है।
इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कपास की खेती हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीज बोएंगे। ठीक है, बीज बोने के बाद क्या होगा, पौधे का विकास होगा धीरे धीरे। जब पौधे का विकास होगा तो उसमें बीज आने लगेंगे, वो कोए जो है वो गिरने लगेंगे, या उन्हें हम गिरने से पहले ही क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। कोई एकत्र करने के बाद उनका हम संग्रह करते हैं, उन्हें मिल में भेजते हैं। वहां पर क्या होता है, मिल में जब उसके सूती वस्त्र बनाने की निर्माण की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले बिनौले को निकाला जाता है और गांठ बांधी जाती है, यानी कि गिनिंग प्रोसेस इसमें होता है। फिर क्या करते हैं, गांठ खोलेंगे और आपस में मिलाना और साफ करना। जो भी और रेशे यदि हम उसमें मिलाने हैं तो उन रेशे को मिलाकर उन्हें साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर धुनाई प्रोसेस आता है। धुनाई के बाद क्या करेंगे, उन्हें दोहरा करते हैं, डबलिंग करते हैं और कंघी करना। ठीक है, ये सब प्रोसेस में होते हैं। फिर क्या करेंगे, उसकी कताई उसे खींचना यानी कि ड्राविंग करेंगे। इसमें क्या होता है, पुन्नियों को मिलाकर, कई सारी पुन्नियों को मिलाकर आपस में मिलाकर खींचा जाता है। जो भी उसमें अनियमितता रहती है उनको एकसार किया जाता है। और ये जो खींचने का प्रोसेस है ये रोलर्स की सहायता से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको घुमाना, रोविंग प्रोसेस होता है, यानी बॉबिन जो होती है उन बॉबिन पे ये जो है रोविंग प्रोसेस किया जाता है, फ्रेम लगाया जाता है तो वहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद कताई होती है, कताई के बाद बुनाई की जाती है, और जब बुनाई हो जाती है उसके बाद परिसज्जा इस पर की जाती है, क्योंकि बुनाई के बाद वस्त्र ऐसा नहीं होता है कि वो पहनने योग्य हो। अब उसे हमें पहनने योग्य बनाना है तो उस पर हम परिसज्जा करते हैं। ये थी सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जो आपसे बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर आप इसके इंग्लिश हिंदी दोनों आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर है, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, यानी किस में हम गिनिंग प्रोसेस करते हैं, नायलॉन में, रुई में, रेशम में या फिर सभी में। तो जो हम गिनिंग प्रोसेस अपनाते हैं वो किस में करते हैं, रुई यानी कि कॉटन या सूती वस्त्र यहाँ पर लिखा मिल सकता है, उसमें हम गिनिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, जड़, फूल, तना या पत्ता। तो अनानास पौधे से जो हम रेशा प्राप्त करते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम जो प्रयोग करते हैं इसमें हम पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पत्तों का प्रयोग करते हैं अनानास पौधे में। जो पौधे से जो भी हमें कपड़ा बनाना है तो हम उसके पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो अनानास है वो कैसा रेशा है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक में वनस्पतिज रेशा है जिसमें पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बीज वाला तंतु कौन सा है, तो आपको बताना है इनमें से बीज से जो प्राप्त होता है वो कौन सा तंतु है, लिनिन है, कपोक है, जूट है या हेम्प है। तो जो बीज से जो हमें प्राप्त तंतु होता है वो कौन सा होता है, कपोक होता है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कौन से बीज से प्राप्त होते हैं। तो देखिए कपास और कपोक ये बीज से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। वहीं तने से प्राप्त होने वाले कौन से होते हैं, लिनिन है, जूट है, हेम्प है। ये क्या है, तने से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो कम से कम गलत ना हो, ऐसा आप देख लीजिएगा, अच्छे से उनको पढ़िएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा रासायनिक नाम है, फाइब्रोइन, कैरेटिन, सेल्यूलोज या पॉलीमर। तो जो कपास का रासायनिक नाम से संबंधित यहाँ पर ऐसा क्या है जो कपास से संबंधित है या उसका रासायनिक नाम है, तो सेल्यूलोज है। ठीक है, कपास कैसा रेशा है, प्राकृतिक है, सेल्यूलोजिक रेशा है, वनस्पतिज रेशा है, तो यहाँ पर इसका सेल्यूलोज सही हो जाएगा। वहीं अन्य रेशों की यदि बात करें तो कपास तो प्राकृतिक है, सेल्यूलोज रेशा है। ठीक है, रेशम क्या है, रेशम फाइब्रिन प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन जो होती है इसमें फाइब्रिन होती है। ऊन की यदि बात करें तो इसमें कैरेटिन होता है। यहाँ पर यही तो है, फाइब्रोइन का संबंध किससे हो जाएगा, रेशम से। कैरेटिन का संबंध किससे हो जाएगा, ऊन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है, ऊन, कश्मीरी ऊन, मोहयार या लिनिन। तो कौन सा है जो कि प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो देखिए ऊन क्या है, ऊन में प्रोटीन होती है, कौन सी, कैरेटिन प्रोटीन होती है। वहीं कश्मीरी ऊन ये भी आपका ऊन ही हो गया, और मोहेर जो हम बात करते हैं तो ये तीनों ही क्या है, ऊन के प्रकार हैं, तो इनमें कैरेटिन प्रोटीन होती है। वहीं लिनिन क्या है, ये प्रोटीन फाइबर नहीं है, ये कैसा है, सेलुलोजिक फाइबर होता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें भेड़ के बाल काटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, रेटिंग कहते हैं या स्काउरिंग कहते हैं? तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, शेयरिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो भेड़ों से जो ऊन को काटा जाता है, जो भेड़ों से ऊन को काटा जाता है वो क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्काउरिंग, यानी कि निघर्षण इसे बोलते हैं हिंदी में। स्काउरिंग, कभी कभी स्काउरिंग ही लिखा आपको मिलेगा ज़्यादातर। आप इंग्लिश इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो यदि हमें नहीं पता हो तो गलत चला जाता है। हमसे आता है लेकिन हमसे गलत हो जाता है इंग्लिश हिंदी की वजह से। तो स्काउरिंग होता है, इसमें क्या करते हैं? तंतुओं को साफ करने की ये विधि होती है। ठीक है, स्काउरिंग क्या है? ऊन में ही की जाती है। ऊन के तंतु बनाने में ऊन के तंतुओं को साफ करने की विधि स्काउरिंग कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्काउरिंग किस में किया जाता है, तो ऊन में किया जाता है। शेयरिंग क्या है? भेड़ों पर से ऊन को काटना। वहीं फेल्टिंग क्या होता है? तो फेल्टिंग में क्या करते हैं? नमी, गर्मी वह दबाव के संपर्क में आपस में जुड़ जाते हैं रेशे, ऊनी रेशे जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं नमी, गर्मी और दबाव से। ठीक है, ये जो होते हैं फिर जो रेशे, ये नमदा का रूप धारण कर लेते हैं। नमदा होते हैं ना वस्त्र, तो उसका रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को फेल्टिंग कहा जाता है। तो ये तीनों हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो ऐसा कौन सा इनमें जानवर है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो ऊन जो है वो किससे प्राप्त नहीं होती है? ऐसा कौन सा जानवर है? भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऊंट से भी हमें प्राप्त होती है, बकरी से भी हमें प्राप्त होती है ऊन। लेकिन हमने हिरन के बारे में नहीं पढ़ा है कि हिरन से भी ऊन प्राप्त होती है। तो इसमें गलत कौन सा है? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? एरिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या कॉलोनी कल्चर? तो जो सिल्क विज्ञान है जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं या रेशम पालन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? तो ऐसी कौन सी विशेष परिसज्जा है जो कि रेशम के वस्त्रों पर की जाती है? तो ये जो परिसज्जा होती है ये आप लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, कार्बोनाइजिंग, सैनफोराइजिंग या टेंटरिंग या वेटिंग, ऐसी कौन सी परिसज्जा है जो रेशम के कपड़ों पर की जाती है? तो ये वेटिंग परिसज्जा होती है। ये क्या होती है वेटिंग परिसज्जा? तो इसमें क्या करते हैं, जो रेशम का वस्त्र होता है, जब इसमें से वस्त्र पर वेटिंग यानी वजन बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इसमें गोंद निकल जाती है जिस कारण जो वस्त्र है रेशम के वो बहुत ही हल्के हो जाते हैं। यानी कि जो फाइब्रिन या सेरेसिन गोंद होती है और फाइब्रिन प्रोटीन, ये दोनों जब उसमें से वस्त्र में से निकल जाती हैं तो जो रेशम का वस्त्र है वो बहुत हल्का हो जाता है। तो उसमें हम वजन बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं। ये जो वजन बढ़ाने की प्रक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ धात्विक पदार्थों की क्रिया इस पर कराई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है? यदि रेशमी कपड़ों पर धब्बे लग जाएं तो उन्हें हम किस माध्यम से छुड़ा सकते हैं? ऑप्शन है अवशोषण विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनमें हम अवशोषण विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चौक पाउडर वगैरह हो गया, इन सबको हम क्या करेंगे, उस धब्बे वाली जगह पर लगा देंगे, जिससे कि वो चौक वगैरह क्या करेगी, जो भी धब्बा है जैसे ऑयल वगैरह का हो गया तो वो उसको अवशोषित कर लेगी, जिससे धब्बा छुड़ाने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सही क्रम बताना है, अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा या अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा या अंडा लार्वा अंडा कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। तो इसमें कौन सी जो अवस्था है, सही क्रम को इसमें हमें बताना है। तो देखिए, जो अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था है जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये अवस्था इसमें होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अंडा है। अंडे से हमें प्राप्त हुआ लार्वा, ठीक है, लार्वा निकला अंडे से, लार्वा निकला, फिर उसमें से प्यूपा, ठीक है, प्यूपा के बाद वो क्या हो जाएगा, एक वयस्क यानी कि तितली वगैरह वो बन जाएगा, फिर अंडा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, रेशे को उनके
डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो किस आधार पर रेशे को ग्रेडिंग दी जाती है? ऑप्शन है समानता के आधार पर, दीर्घाकार, लंबाई या स्टेपल। तो जो रेशे को ग्रेडिंग दी जाती है वो रेशो की लंबाई के आधार पर दी जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ऊन। तो ये दोनों ही जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ हैं, हेक्सामिथाइल डायअमाइन और एडिपिक एसिड, ये किस में यूज होते हैं, किस रेशे को बनाने के लिए यूज इनका किया जाता है? तो नायलॉन है या पॉलिस्टर है, रेयॉन है या ऊन है? तो नायलॉन का जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसमें दो रासायनिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, दूसरा है एडिपिक एसिड। नेक्स्ट है क्रेपिंग है। तो क्रेपिंग क्या है? तो क्रेपिंग जो है ये क्या कहलाता है? बुनाई है, परिसज्जा है, करगे का मुख्य भाग है या इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग क्या कहलाता है? क्रेपिंग एक प्रकार की परिसज्जा होती है। इसमें क्या होता है क्रेपिंग में? यह परिसज्जा जो होती है यांत्रिक वह रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परिसज्जा कैसी है, यांत्रिक है या रासायनिक है, तो इसमें दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि में इसमें क्या होता है, दो गर्म रोलर्स होते हैं, उनके मध्य से वस्त्र को निकाला जाता है और उसमें क्या होता है, जो रोलर्स होते हैं बराबर दूरी पर उसमें दांते लगे होते हैं। ठीक है, दांते लगे होते हैं और जब इनके मध्य से वस्त्र को निकाला जाता है तो वस्त्र सिकुड़कर चुन्नटें या तह उसमें डल जाती हैं। ठीक है, चुन्नटें या तह डल जाती हैं। क्रेपिंग क्या है? चुन्नटें या तह डालना। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए क्रेपिंग क्या है तो आपको बताना है सुकोड़ चुन्नटें या तह डालना। ठीक है, ये होता है क्रेपिंग। फिर इस पर रासायनिक प्रक्रिया की जाती है जिससे कि ये जो परिसज्जा है ये स्थायी हो जाए। तो ये आपका क्रेपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है अभिकथन है इसमें और कारण दिया हुआ है। तो इसमें आपको सही बताना है कपड़े को रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। दूसरा है कारण इसका कपड़े पर सब जगह रंग छपाना या छपाना ही डाइंग कहलाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत है और आर सही है। तो इसमें बताना है, तो देखिए कपड़े को रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है, ये अभिकथन आपका सही हो जाएगा। लेकिन कारण इसमें दिया हुआ है कपड़े पर सब जगह रंग छपाना ही डाइंग कहलाता है। जब हम छपाना यानी कि प्रिंटिंग पढ़ते हैं, छपाना क्या होता है? प्रिंटिंग होता है। डाइंग क्या होता है? डाइंग में क्या करते हैं, कपड़ा जो है पूरा जो कपड़ा है वो उसमें डाई हो जाता है, वस्त्र पूरा रंग जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि कपड़े पर सब जगह रंग छपाना ही डाइंग कहलाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है लिनिन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह कैसा रेशा है, बहुगौण, त्रिगोण या अंडाकार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? देखिए लिनिन और फ्लेक्स का जो क्रॉस सेक्शन है ये दर्शाता है कि रेशा जो है वो बहुकोण है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जब हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में लिनिन के रेशे को देखते हैं तो जो वो रेशा है वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आप रेशा पढ़ें। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा कि उसको माइक्रोस्कोप में यदि हम उसे देखेंगे तो वो रेशा कैसा दिखेगा। ये सब मैं आपको करा दूंगी। जो रेशे मैंने कराए जैसे कपास, लिनिन और रेशम ये मैंने कराए हुए हैं, उनको वहां पर दिया हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी में देखने में कैसे दिखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। किंतु इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है वो बहुकोणीय होती है। ठीक है, और दोनों सिरे जो होते हैं नुकीले रहते हैं। लिनिन की तंतु की विशिष्ट पहचान क्या होती है? इसमें गठाने होती हैं, यानी इसमें नोड्स होते हैं। विशिष्ट पहचान इसकी यही है जो कि तने की अनियमित वृद्धि से उत्पन्न होती है। तो ये जो है हमने देखा लिनिन के बारे में कि वो सूक्ष्मदर्शी में कैसा दिखेगा। तो ये हमने कुछ 20 MCQ सॉल्व किए। यदि किसी को इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इन क्वेश्चंस को करने में हमें ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। तो आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।